Okay, so today we will solve the subjective questions of all the three chapters. Okay, no, Okay, ma'am. I told now. Subjective questions or what I will say. First, I will deal with the what electric current and its effect. उसमें से पहले देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है कि नहीं कुछ. ओके, और अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन टॉपिक में कोई इशू है तो वो टॉपिक भी हम लोग देख लेंगे. तो बता. मैम एक बार आप टॉपिक्स दिखाते जाएंगे तो हम लोग फिर देखेंगे मतलब. तो पहले अभी अभी PT2 के बाद जो रिवाइज नहीं हुआ है वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें से? उसका एकदम शॉर्ट रिवीजन दे दो ना. हाँ, शॉर्ट. वो ओके चैप्टर का एकदम शॉर्ट रिवीजन दे दो ना. ओके, पहले दे देते हैं, शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं. इसका तो बहुत बार हो चुका है. ओके, लेट्स सी. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वी विल सी द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसमें पहले हमको देखना है कि करंट क्या होता है. द फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. ओके, जब देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस देयर इट इज कॉल्ड एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अब ये करंट जो है वो अगर किसी सब्सटेंस के थ्रू पास हो पा रहा है तो वो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, एंड फ्रॉम विच इट इज नॉट एट ऑल पासिंग इट इज कॉल्ड एज insulator. The substance which allow the electric current to pass through it is called as conductor, and which does not allow to pass through it is called as insulator. Okay, now this conductors and insulator there is flow of charges I told. तो ये charges क्या है? What are these charges? These charged particles are called as actually ions. ये जो चार्ज्ड पार्टिकल हो रहे हैं, ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? द चार्ज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज आयंस. ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है ये आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर वो चार्ज्ड पार्टिकल पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे कैट आयन, और अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे एन आयन. ओके, कैट आयन और एनायन. हाँ, कैटायन और एनायन. कैटायन और एनायन याद करना आपको मुश्किल नहीं जाएगा. ओके, एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम मैम मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि एनायन ए अब बता रही, रुको एनायन देखो, और रुको रुको उसमें रुको, इसलिए बता कैटायन रही हूँ, में. मुझे लिखने दो. मैम मुझे एक डाउट है. एक सेकेंड, मैम वेट 1 सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन. उसके बाद आपको ये कैटायन का स्पेलिंग याद आता है आपको? कैटायन की स्पेलिंग आती है? यस मैम. CATION. स्पेलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं होता होगा. तो इसको देखो, ये रिप्रेजेंट करता है कैटायन. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? प्लस. मैम ये पॉजिटिव है. प्लस. प्लस दिख रहा है तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए. कैटायन यानी प्लस चार्ज और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज. माने नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज. एनायन में भी आप याद कर सकते हो. ठीक है, एनायन में भी एन लिखा हुआ है ना. एनायन में सेकेंड वर्ड क्या है? देखो एन. और मैम इसका जस्ट अपोजिट. हाँ, आपको बस ये याद, किसी एक का अगर आपको चार्ज याद हो गया तो दूसरे में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जैसे आपको कैटायन में देखो, कैटायन में आपने लिखा टी प्लस जैसे दिखता है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज है ना. यानी कि कैटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑपोजिट कौन है? एनायन है. तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. खत्म. इज इट क्लियर? दो दो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आयंस. ये जो चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन. कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं. इज इट क्लियर? कैथोड पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायन एनोड नेगेटिव. हाँ, एनोड और कैथोड अलग चीज है बेटा. एनोड इलेक्ट्रोड है, ये चार्ज्ड पार्टिकल एनोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है. सेल क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं उनको हम लोग एनोड और कैथोड बोलते हैं. वो ये टोटली अलग है, ये पार्टिकल्स है. ये जबकि एक इलेक्ट्रोड है, टर्मिनल है जहां पे रिएक्शन हो रहा है. सेल के वो जो दो हिस्से हैं जहां पे रिएक्शन होगा, ओके, उनको हम लोग बोलते हैं एनोड और कैथोड. ये दोनों टोटली अलग होता है. ठीक है, ये अलग है. ये सेल की हिस्सा, ये सेल के अंदर आता है. ये किसके अंदर आता है? ये सेल के अंदर आता है. मैम तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है? उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा है. एनोड यहाँ क्या बोलते हैं, एनोड यहाँ पे आपका पॉजिटिव है और कैथोड यहाँ पे आपका नेगेटिव है. हु इज राइटिंग दिस? चैतन्य. चैतन्य. आई हैव टू डू डिसेबल एनोटेशन दैट. सब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले थे वो. मेरे को कुछ लिखना है क्या मैम? देखो कुछ नहीं लिखना है.
Please, Chaitanya, maintain the dignity of class. Okay. Wait a second. Please make the class dignity, full of Okay, dignity. enough. तो आपको ये जो है एनायन और कैटायन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कैटायन और एनायन, ठीक है ना। अभी इस कैटायन और एनायन के बाद अब आता है कि एक मटेरियल, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। पता है एनायन मतलब भाई। पॉजिटिवली चार्ज एंड मैम कैटायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। ओके, टाइम को एक्सप्लेन करने दिया। ओके, नेक्स्ट इज मैम वो तो उल्टा बोल रहा है। कैटायन में मैंने आपको याद करने के लिए दे दिया कि उसमें टी को देख के समझ जाना, प्लस साइन है। कैटायन का स्पेलिंग अगर आपको याद है CATION, टी कैसे दिखता है, प्लस के जैसे दिखता है, यानी कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका ऑपोजिट में है एनायन, जो कि नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब आता है कैथोड और कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड को मिक्स मत करो किसके साथ, आयंस के साथ। इलेक्ट्रोड एक अलग चीज होती है। सेल के जो दो हिस्से होते हैं जहां पे रिएक्शन होता है उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जिनका काम होता है। इलेक्ट्रोड के कैथोड और एनोड में कौन पॉजिटिव है? Electrodes are the terminals whose work is to carry the electricity to the solution where the reaction occurs. किसी भी सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करके ले जाने का काम होता है इलेक्ट्रोड्स का, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव हम एनोड को बोलते हैं, नेगेटिव हम कैथोड को बोलते हैं। ओके, उसमें कोई कंफ्यूजन मत करो, मिक्स अप मत करो। ओके, अब बारी आती है कि अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अगर बहुत अच्छी से हो रहा है तो गुड कंडक्टर, वीक हो रहा है तो पुअर कंडक्टर, एंड बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इंसुलेटर। ओके, नाउ लिक्विड्स कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, and the liquids which conduct electricity, they might be containing ions, and those which do not conduct electricity, that means they do not contain ion. Okay, so distilled water do not contain any salts, but if that's why it is not conducting any electricity. But if to the same distilled water you are mixing any salt or iron or something charged particle, then it can conduct electricity. Okay, next, and any solution of whether it is acidic or basic, which are because solution लोगे एसिड और बेस का, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एसिड और बेस जब पानी में घुलते हैं तो चार्ज पार्टिकल रिलीज करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ओके, कैन वी यस even tell that any solution of acid, bases or salt can conduct electricity? यस ओके, चैतन्य चाहे पुअर कंडक्टर ही क्यों ना हो लेकिन करेगा, क्योंकि हर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, वीक एसिड्स भी होते हैं। ओके, सो पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं, एकदम वेरी गुड कंडक्टर हो जरूरी नहीं। ओके, नेक्स्ट, एलईडी बल्ब्स। एलईडी बल्ब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स को बोलते हैं। दे आर बेटर देन, दे आर यूज्ड इन द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलईडी जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं टेस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। टेस्टर क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है कि वेदर कहीं से किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस टेस्टर को बनाने के लिए हम एलईडी को यूज करते हैं। और एलईडी ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एलईडी जो है वो इवन द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आल्सो इट कैन डिटेक्ट, क्योंकि एलईडी को जलने ग्लो करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो अगर कहीं पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना फ्लो रहा हो तो भी एलईडी जो है वो ग्लो करेगा। इसीलिए हम टेस्टर बनाने के लिए क्या प्रेफर करते हैं, एलईडी को प्रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ liquid which is conducting. Okay, you are passing electricity in an electrolyte. Okay, passing of electricity in an electrolyte which results in a chemical reaction is called as इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू और केमिकल रिएक्शन होगा, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलोगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप देखो कि आपका जो है दो टर्मिनल लगे हैं जिनके जरिए बैटरी से कनेक्टेड है। इनका काम क्या है, बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में लेके आना। तो दिस टू टर्मिनल्स which are having the work to transmit the electricity to the electrolyte is called as electrodes. Okay, electrode is a conductor of electricity that carry electric current to the non-metals and the poor conductors of electricity. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके,
क्लियर है इतना? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। ये तो No, बहुत ma'am. बार हो चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटिंग इफेक्ट गर्म करेगा। मैकेनिकल इफेक्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैकेनिकल इफेक्ट होगा और कोई भी चीज रन कर सकती है, जैसे हमारे घरों में फैन वगैरह होता है। मैम एनसीईआरटी बुक में मैकेनिकल इफेक्ट आपकी कोई चीज नहीं लिखी। केमिकल अच्छा, कोई इफेक्ट गैल्वेनाइजेशन लिखा है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिखा है ना, वो क्या है? केमिकल हाँ इफेक्ट है। बट मैम मैं मैकेनिकल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हाँ में ना, मैकेनिकल इफेक्ट ही उसी में दिया तो है। यूज हुआ है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम वगैरह यूज हुआ है ना, वहां पे दिया तो है एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एनसीईआरटी। एग्जाम्पल बट नाम थोड़ी दिया है। वो तो नाचा, अरे भाई वो तो तुमको समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज जस्ट अ गाइडेंस टू व्हाट टॉपिक यू हैव टू लर्न। नो मैम इट इज द बेस्ट टेक्स्ट बुक मैम, अरे इट इज रिटन बाय प्रोफेसर्स। but you have to understand by yourself. Okay, नेक्स्ट इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात की जाए तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गए, हमारे डेली लाइफ में 7th क्लास में हम पढ़ते हैं। केमिकल इफेक्ट्स में तो अभी जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो केमिकल इफेक्ट्स में आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? केमिकल इफेक्ट के एग्जांपल है। ओके, तो हमको बेसिकली क्या करना है? केमिकल इफेक्ट को फोकस करना है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन? तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से वो चार्ज पार्टिकल्स आयंस रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आयंस क्या करेंगे, आप ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स में जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे। जस्ट सी द एग्जांपल, ये हमने एक सोल्यूशन लिया है, हमने लिया है एक दो टर्मिनल लिए हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एक ब्रास का इलेक्ट्रोड है। ब्रास माने आप समझते हैं एलॉय है। ओके, तो इसमें क्या कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसी में कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन बनाया है। अब इसमें से जहां भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी किसके जरिए आ रहा है? बैटरी के जरिए। बैटरी से इलेक्ट्रोड में जाएगा, इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट किसका है? कॉपर सल्फेट का है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो कॉपर सल्फेट टूट के आयंस प्रोड्यूस करेगा, कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस। ठीक है, तो कॉपर आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो जो कॉपर आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो किसके ऊपर जाएंगे? ब्रास के पास चले जाएंगे, और जो सल्फेट है जो कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स के पास चले जाएंगे। धीरे 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 जितने भी पॉजिटिव आयंस है यानी कि कॉपर आयंस है वो धीरे धीरे करके ब्रास के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक मेटल की कोटिंग चढ़ रही है दूसरे सब्सटेंस के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हमने एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाई, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हेन यू आर प्लेसिंग ऑन डाउट। यस यस मैम, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब पढ़ रहे हैं ना, मतलब जिंक और सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर और सल्फेट का सोल्यूशन। तो मैम मान लो अगर 3 सोल्यूशन दे दिए, जैसे मान लो जिंक और कॉपर और सल्फेट का सोल्यूशन मिक्स है, तो फिर उस समय इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो 3 वो चाहिए होगा ना इलेक्ट्रोड। तीनों को सीरीज में एक साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराओगे आप? मैम मिलाऊंगा तीनों सोल्यूशन को, जिंक का, कॉपर का और सल्फेट एक साथ मिला दूंगा तीनों को एक साथ मिलाओगे और फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराओगे? हाँ, तो कैसे होगा? वो डिपेंड करता है बेटा, हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग होती है कि नहीं? नहीं, कौन सा पॉजिटिव में जाएगा, कौन सा नेगेटिव? पहले सुन लो, हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग होती है या तो वैसे ही हर मेटल का रिएक्टिविटी अलग होगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटेलिक फॉर्म में आने की टेंडेंसी भी बदलेगी, है कि नहीं? वो जिस तेजी से इलेक्ट्रोड में जाके रिएक्शन करेगा, वो जो जिसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम का वर्ड होता है, यानी कि कितनी तेजी से, कितनी जल्दी से वो इलेक्ट्रोड में जाके रिएक्शन शो करे और मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट कर सके। अब आपने जिंक मिला लिया, आयरन मिला लिया, कॉपर मिला लिया, तो जो सबसे रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे जल्दी जाके इलेक्ट्रोड में रिएक्शन शो करेगा, है कि नहीं? यानी जिंक जो है वो पहले जाके रिएक्शन शो करके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Unless and until the zinc is completed, you can't move to the another one.
ओके, तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो होगा डिपॉजिट। मैम हाँ मैम ये जो आप एग्जांपल बताए हो ना, ये मींस जो ब्रास में डिपॉजिट हो जाता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका है? इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट बोला ना मैंने, कॉपर का डिपोजिशन करा रहे हो तो कॉपर सल्फेट लोगे, जिंक का डिपोजिशन मैम जिंक का सॉल्ट। मैम जो मींस जो इसमें एनोड है वो कॉपर का है, कॉपर इलेक्ट्रोड लिखा है वो भी कॉपर का है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जिस भी मेटल का हमको डिपोजिशन कराना रहता है हम उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं। अगर आपको जिंक का डिपोजिशन कराना है तो जिंक का सॉल्ट लोगे, आपको कॉपर का डिपोजिशन कराना है तो कॉपर का लोगे, आपको एल्यूमिनियम का डिपोजिशन कराना है तो आप एल्यूमिनियम का सॉल्ट लोगे, ठीक है। इसे क्लियर? ओके मैम। ओके, तो ये इलेक्ट्रोड हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के का ही दूसरा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जैसा ही है, व्हाट इट इज, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में फर्क ये है कि वी आर प्लेसिंग अ कोटिंग ऑफ रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल ओवर आयरन। यस Yes, ma'am, I was telling in chemistry we have studied 3 states now of solid, liquid, and gas. Ma'am, is there a 4th state? यस, वो Can you साइंस tell? के कंडेंसेट प्लाज्मा। Plasma, no? Yes, ma'am. आपने plasma बोला ना? यस प्लाज्मा। Ma'am, I wanted to tell it is very important and very interesting thing. मैम 2 अंगूर का पीसेस होता है ना मैम, आप उसको कभी भी लेना, मैं घर में कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली किया था। 2 अंगूर को लेना, उनका जो टॉप पार्ट होगा ना दोनों का, तो टॉप पार्ट से दोनों अंगूर को मतलब आप जोड़ने की कोशिश करना, भले चिपकेंगे नहीं बट थोड़ा सा जुड़ेंगे ना, तो फिर उसको दबाए रखना, फिर माइक्रोवेव में रख के बंद कर देना। 30 सेकंड का क्विक हीट करना, 7 सेकंड के अंदर एकदम ऊपर तक चिंगारी आएगी माइक्रोवेव के। और ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लाज्मा फॉर्म होता है। गुड, तो एंड आई डिड दिस माई सेल्फ यू एंड गॉट आई द हैव सीन रिजल्ट? बहुत बड़ी चिंगारी आती है मैम। आता है उसमें रिजल्ट मिला? Yes, yes, ओके, लेट you मी can check it out. ट्राई। ओके, सो अब ये जो हुआ, अब इसके बाद आता है, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम एक रिएक्टिव मेटल की कोटिंग चढ़ा रहे हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। देखो कोटिंग तो रिएक्टिव मेटल की भी हो सकती है, लेस रिएक्टिव मेटल की भी हो सकती है। अगर आप रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक की कोटिंग चढ़ा रहे हो आयरन के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। और अगर सिंपली लेस रिएक्टिव मेटल जैसे आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग वगैरह चढ़ा रहे हो, तो वो एक लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग है, तो इन दैट कंडीशन इट इज रिफर्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, अब ये जो है पहला एप्लीकेशन हुआ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरा एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आप यही मेथड को यूज करके और से मेटल का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, जैसे आप लोगों ने वहां पे एक्सट्रैक्शन किया था, यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले जाओगे यहाँ पे। आई एम जस्ट टेलिंग इन द वेरी शॉर्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन जो करना है वो भी आप इससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल लिया गया है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसी को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, पिघला दिया, पिघला के मेल्ट कर दिया और इस वेसल के अंदर लेके आए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड आएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम जैसे ही अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, नेगेटिव में जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। और आप यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट कलर का लेयर दिख रहा है नीचे, ये पूरा एल्यूमिनियम है। अब सिंस इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो ये जो एल्यूमिनियम जो फाइनल निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, पिघले हुए फॉर्म में ही निकलेगा, मोल्टन फॉर्म में ही निकलेगा। अब इस मोल्टन एल्यूमिनियम को धीरे धीरे करके आप निकाल दोगे और जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के जरिए बाहर चला जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। हाँ, अब इसके बाद आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। सेम वैसे ही आप ये मेटल, Yes, ma'am. I will say. यस Yes, ma'am. I was telling that. मैम आपको ट्यूटोरियल वीडियो भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप में। प्लाज्मा का। हाँ। ओके,
नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में अगर हम जाते हैं तो आप यही मेथड को आप मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। सपोज आपको दो मेटल दिया गया है, दो मेटल दिया गया, एक इम्प्योर कॉपर का है, एक प्योर कॉपर का है। जैसे इसमें ले लिया, एक इम्प्योर कॉपर है, एक प्योर कॉपर है। सेम वैसे ही सेटअप करना है आपको। इसी को बैटरी से कनेक्ट करोगे। जो ये जो है ना पतला वाला जो प्योर कॉपर है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो आपका प्योर इम्प्योर कॉपर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो प्योर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर यानी कि ये वाला, इसमें से धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर निकलता जाएगा और सोल्यूशन में जाता जाएगा। और जिसके कारण क्या होगा, वो कॉपर से निकल के, अब यहाँ से कॉपर निकल रहा है, कॉपर आयंस निकल रहे हैं, तो आयन निकल के कहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव टर्मिनल में जाके धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो धीरे क्या होगा, slowly all the copper will be leaving this impure copper rod and just going on depositing on the प्योर कॉपर रॉड। ओके, अब ये धीरे धीरे इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो रॉड दिख रहा है ये मोटा होता जाएगा, एंड दिस विल बिकम थिन। दिस पर्टिकुलर रॉड विल बिकम थिक, एंड this particular rod will become thin, and slowly all the copper from this impure copper rod will get deposited on the pure copper strip. Okay, so this way you can do the purification of metal. You can also do the decomposition of metals by this. जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप कर सकते हैं। आपको वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है तो भी आप कर सकते हो इस मेथड के जरिए। Okay, and if you want to do the purification of compounds, that also you can do by this particular method. क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर छोटा सा समरी में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि दिस आई थिंक दिस इज द फोर्थ और फिफ्थ टाइम, मोर देन दैट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस मैम मुझे जो कहा होता है उसमें डाउट है मैम। जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा हैवियर होता है ना? किसमें क्या बात बोल रहे हो बेटा अभी आप? मैम ऑक्सीजन होता है ना वो CO2 से ज्यादा हैवियर होता है ना? यस मैम, हैवियर होता है। ओके, अच्छा उस दिन वाला एमसीक्यू वाला बोल रहे हो? हाँ। तो मैं बता दी थी ना उसी समय उसमें, पर नमन नहीं मान रहा है। ओके, नेक्स्ट आप रिवीजन चालू करते हैं इसमें हम। ओके, अब ऑक्सीजन इज हेवियर देन CO2 वाला में आपको क्या प्रॉब्लम था? उस दिन मैंने डाउट क्लियर करवाया था ना, उस दिन आप लोगों ने बोला था कि डाउट है करके, तो उसमें मैंने डाउट तो उसी दिन क्लियर कर दिया था कि क्या हेवियर रहेगा। तो उसमें मैंने करेक्शन करवा दिया था आपको कि जो ऑक्सीजन, मैंने क्या दे दिया था गलती से कि ऑक्सीजन इज हेवियर देन CO2, इजंट दैट? ये दिया था ना मैंने, ट्रू फॉल्स में कुछ था। यस। उसको मैंने उसी समय किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने उसको करेक्शन करके बोला था कि नहीं बेटा वो ठीक गलत हो गया, उसका मैं नंबर रिड्यूस कर दूंगी, नहीं तो इंक्रीज कर दूंगी जिसका भी है। मैम लेकिन बुक में लिखा है CO2 being heavier than तो oxygen। वही तो बता रही हूँ, CO2 इज हेवियर देन ऑक्सीजन। तो मैंने उसी बुक में CO2 इज हेवियर देन ऑक्सीजन ये करेक्शन करके मैंने बताया था आपको। कंटिन्यू करो। तो कौन सा कंटिन्यू करो। हैवियर है? अरे भाई नमन यार, हो गया ना डाउट क्लियर? तो अब मेन टॉपिक चालू करें। CO2 is heavier than oxygen. It's okay, done. फिर से बोल रही हूँ। अब वापस अब अपना यहाँ पे डिवीजन में आ जाते हैं। मैं अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दो दिन में मुझे खत्म करना है, फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस देने हैं आपको। नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फुल 5 मार्क्स क्वेश्चन। नमन, टेल मी। Yes, ma'am. Difference between metals and non-metals. Metals are generally malleable, and non-metals are not. Metals are ductile, and non-metals are not ductile. Metals conduct electricity and heat. Metals doesn't conduct electricity and heat. One second. Metals doesn't conduct electricity and heat. Ma'am, non-metal. Okay.
No, it's correct. except graphite. Okay. And metals are generally sonorous, and non-metals are not. Metals are lusher, and non-metals are not lusher. Okay, correct. 5 points. Okay, good. Next, what happened when a copper vessel is exposed to a moist air for a long time? Arhan, I want the full equation also. Yes, Ma'am, Arhan. can I tell? Ma'am, can I tell? Wait. मालूम Arhan, I'm talking to you, beta. Ma'am, I don't know the equation. Okay, कोई बात नहीं. केशव, Keshav? Yes. Are you able to tell? Ma'am, it will get, it will, green layer आ जाएगी ना, rust हो जाएगा ना. ग्रीन लेयर आ जाएगी, तो वो ग्रीन लेयर काय का रहता है? व्हाट इज दैट ग्रीन लेयर? What is that green layer? Ma'am, can I tell? Rust. Okay, tell. Ma'am, when copper is when copper is kept for a long time in the air, the copper gains a green color, ma'am, and that green color is due to the corrosion of copper. Yes, and what is that composition of that green color? Who will tell? Ma'am, I will tell. Tell. Ma'am, ma'am, it is copper plus moist air plus oxygen plus carbon dioxide. It reacts to give copper. That I do. Basic copper carbon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the formula of the basic copper carbonate. जब हम कॉपर को बहुत दिन के लिए एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो कोरोजन शो करने लगता है, और कोरोजन के कारण उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है, और वो ग्रीन कलर की कोटिंग का नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ओके, एंड जस्ट रिमेम्बर दिस. ये आपको फिर से 10th में फिर पढ़ना पड़ेगा, ये अभी से याद कर लो इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, well, how do metals and non-metals react with water? Bhavi? Yes, Bhavi. At least you can reply to the teacher yes or no. Bhumika? Yes, ma'am. Question number 3. How do metals and non-metals react with water? Yes. Metals react with water by rusting. No. ये मैंने आपको बताया ना क्लास में. Ma'am, may I tell? Ma'am, which question? Question number. Ma'am, metals react with water to produce metal hydroxide plus hydrogen, and ma'am, generally non-metals do not react with water. Very good. Metal reacts with water to give metal hydroxide and hydrogen gas. Okay, and if the metal is less reactive, it will react with the steam to give metal oxide and hydrogen gas. But the non-metal do not react with water. Okay, so इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? And fourth one, can I? Yes, ma'am. Ma'am, may I tell? Ma'am, may I tell? A single displacement reaction is a chemical reaction in which one element is replaced by another in a compound. Example. Example, reaction of iron nails with copper When sulfate the solution. more reactive metals react with less reactive. Man is a chemical reaction in which one It element replaces the less reactive. replaced by another in a compound. In which
more reactive metal, less reactive metal. जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सोल्यूशन से, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे आयरन को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट पे रखते हैं तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा पेल ग्रीन में, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सोल्यूशन से। गुड। व्हाई डज कैल्शियम वाटर? व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर? इशिका, wait. Ishika, Yes, can you answer the question number 5? Why does calcium float in water? ma'am, because calcium is, ma'am, I don't know. Gunjan, no. Tanvi, no. Shelly, are you there or not? Yes, ma'am. Shelly, question number 5. Yes. No. Okay. Rashi. नहीं मैम कहना है। Okay, tell. मैम कैल्शियम फ्लोट करता है क्योंकि बबल्स स्टिक हो जाते हैं और उसको लाइटर बना देते हैं। बबल्स के अंदर कौन सा गैस होता है? नहीं यार, हाइड्रोजन आई थिंक। Yes. Calcium is a metal which when reacts with water releases hydrogen gas, and this hydrogen gas are there in the present in the bubbles which stick to the metals, and that makes them float on the water. Okay, good. Next, question number 6. Yes. मैम जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर? जिंक। हाँ। मैम बुक में क्वेश्चन था कि व्हाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या होगा? उसे तो एक ज्यादा रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो मैम ये तो कॉमन सी बात हुई, तो ऐसा क्वेश्चन आया ही क्यों बुक में? मतलब तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं रहता ना कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। आपने पढ़ा, आपको पता है, लेकिन यही क्वेश्चन मैं गारंटी दे रही हूँ बहुत सारे लोगों को 2-3 जन तो ऐसे निकल ही जाएंगे जिनको पता ही नहीं रहता कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव। Isn't that? Next, yes, Ram's this question number 6. Question number 6 who will tell? Wait. Ma'am, can I tell? Wait, Gunjan, Keshav पता हो गया। बेटा एक सेकंड, पूर्वांश, I am talking to you. अब मैं कल यही करूंगी, कल अगर मैं कल रेडी रहना, मैं सबका नाम लिख लूंगी और क्लास से रिमूव कर दूंगी, because tomorrow I will be asking questions only, the same questions I will be asking again, and tomorrow if you are not ready from the class, when teacher is asking you, you have to reply. Mehak, no. Lavanya, all this be in the keep in mind. Tomorrow first I am going to ask you only. Yes, who will answer? Naman. Okay, Naman, tell. And sixth question, na?
Question number 6. Yes, ma'am. Ram observed certain changes because iron is an reactive metal, and from copper sulfate, it can react. Copper sulfate, iron can react with copper sulfate because copper sulfate is an acid. Copper sulfate is an acid. बेटा अभी दो क्वेश्चन नंबर 4 में Ma'am, can copper I sulfate tell? is less reactive. ओके टेल नेक्स्ट किसने बोला था आंसर बताएगा पुलकित हो गया पुलकित टेल Ma'am, I will tell. हाँ टेल ना Ma'am, he observed the changes that, ma'am, iron is more reactive than copper in the reactivity series. So iron will form its sulfate solution, and it will displace copper from its sulfate solution, and iron sulfate solution will be formed. वेरी गुड लेकिन कलर क्या मिलेगा कलर कौन है हमने कॉपर सल्फेट कौन से कलर का रहता है ब्लू कलर का रहता है ओके कॉपर सल्फेट क्या कलर का रहता है ब्लू कलर का रहेगा और जब हम इसको इसमें आयरन नहीं डालते हैं तो आयरन सल्फेट बनेगा तो वो आयरन सल्फेट पेल ग्रीन कलर का रहता है इसलिए आपका जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ब्राउन कलर सॉरी पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा ब्लू कलर का था लाइट ब्लू कलर का वो किससे चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में ओके सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन मैम वो तो कलरलेस में चेंज होता है क्या मैम आई वांटेड टू शेयर समथिंग होता तो कलरलेस होता बेटा लेकिन ये क्या है फेरस सल्फेट है फेरस सल्फेट एक कलर्ड सॉल्ट होता है कलर्ड सॉल्ट कैसा कलर वो दिखने में भी पेल ग्रीन ही रहता है उसका सोल्यूशन भी पेल ग्रीन रहता है दूसरा ऑब्जर्वेशन एक और चीज मिलता है कि ये जो कॉपर जो निकला है ना सोल्यूशन से वो कहाँ जाएगा वो घूमेगा थोड़ी वो आपको दिखाई देगा कि ब्राउन कलर का पाउडरी कोटिंग जब जाता है लोहे के नेल्स के ऊपर जो आयरन नेल्स है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडरी कोटिंग बन जाएगा ओके नेक्स्ट ओके मैम ऑब्जर्वेशन मैम प्लीज यस यस मैम तो जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो पेल ग्रीन रहता है ना हाँ ओके मैम पाउडर कोटिंग बना के आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा Ma'am, can I tell Ishika 7th? wait Disha is replying or not सारे के सारे all are sitting simply and not replying at all Disha Yes, ma'am. now this is good okay tell me what question number 7 answer Ma'am, aluminium is used to wrap food items to save them from aluminium is used for wrapping food item because aluminium is a yes Because aluminium can be beaten into thin sheets